बच्चों, क्लास 12th एग्ज़ाम में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। हम लोग अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को देख रहे थे। ग्रुप ए में जितना भी चैप्टर बाय चैप्टर महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बनता है वो आप लोगों को बता चुका हूँ। उससे बाहर आने के बहुत कम चांस है। अधिकतर क्वेश्चन उसी से आएंगे, उसको आपको अच्छे से कर लेना है। इस वीडियो में हम लोग ग्रुप बी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपका परीक्षा में आने के पूरी संभावना है। यदि आप लोगों ने इन सारे प्रश्नों को कर लिया है तो आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में मिस नहीं होगा। ये सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। तो हम लोग ग्रुप बी को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल पर पहली बार है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैंने रिसर्च में जाकर देखा तो जो सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं वैसे विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा है, और जो सब्सक्राइब किए हैं उनको तो तहे दिल से धन्यवाद। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। ग्रुप बी समष्टि अर्थशास्त्र में पहला चैप्टर से आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहा है। समष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं। फिर है पूर्ण रोजगार के प्रतिष्ठित विचार को स्पष्ट करें। तीसरा है रेखा चित्र की सहायता से स्पष्ट करें कि आय एवं रोजगार कुल मांग तथा कुल पूर्ति द्वारा किस प्रकार संतुलन निर्धारण करती है। इसी को घुमा के पूछेगा कि प्रभावपूर्ण मांग क्या है, इसे एक रेखा चित्र से स्पष्ट करें, या फिर प्रभावपूर्ण मांग की व्याख्या करें, इसके मुख्य निर्णायक तत्व कौन कौन से हैं। ये बस आपको पहला चैप्टर में इतना क्वेश्चन कर लेना है। दूसरा चैप्टर में है राष्ट्रीय भाग, यहाँ भाग के जगह आय हो जाएगा बच्चों। तो राष्ट्रीय आय लेखांकन से क्या अभिप्राय है, इसके क्या उपयोग है। दूसरा है आय एवं उत्पाद के चक्रीय या विरता का प्रवाह का उल्लेख करें। फिर है दो क्षेत्रकीय अर्थव्यवस्था में चक्रीय प्रवाह समझाएं। तीन क्षेत्रकीय अर्थव्यवस्था में चक्रीय प्रवाह समझाएं। चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रवाह का सुचित्र वर्णन करें। छठा है एक अर्थव्यवस्था में आय के प्रवाह पर आयातों और निर्यातों का क्या प्रभाव पड़ता है। सातवां है निम्न में दिए गए प्रकार की राष्ट्रीय लेखा विधि से क्यों संबंधित नहीं है, जिसमें गृहिणी की सेवा, अवैध आय, बेरोजगारी भत्ता, स्वाभाविक दान, अप्रत्यक्ष कर और निर्वृत्त वेतन। तीसरा चैप्टर में हम लोग देखेंगे, पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं। आपको अंतर स्पष्ट करना है घरेलू उत्पाद तथा राष्ट्रीय उत्पाद में, मध्यवर्ती वस्तुएं तथा अंतिम वस्तु में, साधन आय तथा स्थानांतरण आय में। तीसरा है प्राथमिक एवं द्वितीयक केंद्र या क्षेत्र के बीच अंतर स्पष्ट करें। प्रत्योज्य आय से आप क्या समझते हैं। राष्ट्रीय आय मापने की विधियों की समझाएं, मतलब को समझाएं। राष्ट्रीय आय को मापने में कौन कौन सी कठिनाइयां उत्पन्न होती है। बाजार मूल्य पर कुल राष्ट्रीय आय तथा साधन कीमत पर शुद्ध घरेलू आय के बीच अंतर स्पष्ट करें। दोहरी गणना की समस्या से आप क्या समझते हैं, इसे कैसे दूर किया जा सकता है। घरेलू कारक आय के घटकों को दर्शाएं। राष्ट्रीय आय ज्ञात करने के लिए इसमें क्या जोड़ा जाता है। क्या घरेलू उत्पाद राष्ट्रीय आय की तुलना में बड़ा होता है, कारण दे। सकल राष्ट्रीय उत्पाद मतलब जीएनपी के आकलन में किन कार्यों को अपवर्जित माना गया है, इसके कारण भी बताएं। राष्ट्रीय आय तथा निजी आय में अंतर बताएं। तीसरा चैप्टर में इतना कर लेना है। चौथा चैप्टर में है कुल मांग, इसी को समग्र मांग भी लिखता है। तो कुल मांग या समग्र मांग की परिभाषा दे, इसके प्रमुख तत्व क्या है। प्रवाह तथा स्टॉक में अंतर स्पष्ट करें। उपभोक्ता फलन की धारणा का उल्लेख करें, या फिर घुमा के पूछेगा उपभोग फलन की अवधारणा का सचित्र वर्णन करें। चौथा है चित्र की सहायता से अल्प रोजगार संतुलन की अवधारणा की व्याख्या करें। उसी चित्र पर पूर्ण रोजगार संतुलन प्राप्त करने के लिए जरूरी अतिरिक्त निवेश व्यय को दिखलाएं। अर्थव्यवस्था में निवेश वृद्धि उसके आय के स्तर को कैसे प्रभावित करती है, एक संख्यात्मक उदाहरण की सहायता से समझाएं। एक अर्थव्यवस्था में समग्र मांग में कमी लाने में रिजर्व नगद अनुपात तथा ब्याज दर की भूमिका की व्याख्या कीजिए। फिर है एक अर्थव्यवस्था में समग्र मांग में कमी लाने में कर और सरकारी व्यय की भूमिका बताएं। आठवां है परंपरावादी विचारधारा तथा केन्सियन विचारधारा के अनुसार कुल पूर्ति की अवधारणा की व्याख्या करें। ऐच्छिक बेरोजगारी तथा अनैच्छिक बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। पांचवा चैप्टर से आपका है केन्स के विनियोग गुणक की धारणा का उल्लेख करें, या घुमा के क्वेश्चन पूछेगा विनियोग गुणक को परिभाषित करें, या फिर विनियोग गुणक क्या है या किस प्रकार सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से संबंधित है।
दूसरा क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था में विनियोग व्यय में 400 करोड़ की वृद्धि की जाती तथा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.8 है तो आय एवं बचत में वृद्धि ज्ञात करें। तीसरा है, निम्नलिखित तालिका में औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति निकालें। तालिका आप देख सकते हैं। चौथा है, जब सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मूल्य 0.8 है तो गुणक का मान कितना होगा। फिर निम्नलिखित तालिका से औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति निकालना है इस तालिका से। छठा है, निम्नलिखित तालिका को पूरा करना है। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में यदि आपको प्रॉब्लम हो तो आप मेरे टेलीग्राम पर उसको पूछिएगा, हम उसका वीडियो बनाकर आंसर बताएंगे आपको और समझा भी देंगे। सातवां है, यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.6 है तथा विनियोग में वृद्धि 100 करोड़ है तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि ज्ञात करें। आठवां है, सूती वस्त्र उद्योग का अध्ययन समष्टि आर्थिक अध्ययन है या व्यक्तिगत आर्थिक अध्ययन है। नौवां, निम्नलिखित तालिका को पूरा करना है। ये तालिका दिया हुआ है, बीच वाला तालिका को भरना है आपको। 10वां, अर्थव्यवस्था में समान उपभोग प्रवृत्ति 0.75 है। यदि अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय 2000 करोड़ रुपया बढ़ाया जाता है तो कुल आय तथा उपभोग व्यय की गणना करें। 11 है, एक अर्थव्यवस्था में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.8 है। यदि निवेश 400 करोड़ रुपये है तो आय और उपभोग व्यय में होने वाली कुल वृद्धि ज्ञात कीजिए। 12 है, आय के संतुलन स्तर की बचत और निवेश वक्र की सहायता से व्याख्या करें। या फिर घुमा के पूछेगा, निवेश और बचत सदैव समान होते, व्याख्या करें। या फिर एक अर्थव्यवस्था में संतुलन आय अथवा उत्पादन स्तर को रेखाचित्र द्वारा बचत बराबर निवेश दृष्टिकोण का प्रयोग करते हुए व्याख्या करें। 13 नंबर क्वेश्चन, एक रेखाचित्र की सहायता से स्फीतिक अंतराल की धारणा की व्याख्या करें, इसे कम करने के 2 उपाय बताएं। या फिर मांग आदि की परिभाषा दीजिए, इसे ठीक करने के उपाय का उल्लेख करें। 14 है, औसत उपभोग प्रवृत्ति और औसत बचत प्रवृत्ति में क्या संबंध है। क्या औसत बचत प्रवृत्ति का मूल्य ऋणात्मक हो सकता है, यदि हाँ तो कब। 15 है, यदि अधिक मांग किसे कहते हैं, उत्पाद तथा कीमतों पर इसका प्रभाव कैसा होता है। फिर है, सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति एवं सीमांत बचत की प्रवृत्ति के बीच संबंध की व्याख्या करें। सीमांत बचत की प्रवृत्ति की व्याख्या रेखा चित्र के सहारे कीजिए। सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति के बीच अंतर को स्पष्ट करें। निवेश मांग फलन क्या होता है। आपको इतना 19 क्वेश्चन कर लेना है चैप्टर 7 में। अब चैप्टर 5 में कर लेना है। अब हम लोग चैप्टर 6 में देखते हैं। मुद्रा के कार्यों का संक्षिप्त विवरण दें। या फिर घुमा के पूछेगा, मुद्रा के प्राथमिक गौण अथवा आकस्मिक कार्यों का उल्लेख करें। दूसरा है, केंद्रीय बैंक के 3 प्रमुख कार्यों का उल्लेख करें। या फिर केंद्रीय बैंक से आप क्या समझते हैं, केंद्रीय बैंक के कार्यों का वर्णन करें। साख सृजन से आप क्या समझते हैं, एक बैंक किस प्रकार साख या साख हो जाएगा साख का सृजन करता है। नगद निधि अनुपात तथा वैधानिक तरलता अनुपात में क्या अंतर है। वस्तु विनिमय प्रणाली की 2 कमियों का उल्लेख करें, इसे मुद्रा ने किस प्रकार दूर किया। व्यवसायिक बैंक के कोई 4 मुख्य कार्य बताएं, किन्हीं 2 का वर्णन करें। या फिर व्यवसाय बैंक की परिभाषा दीजिए, इसके मुख्य कार्यों का उल्लेख कीजिए। या फिर घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, वाणिज्य बैंक से आप क्या समझते हैं, वाणिज्य बैंकों के विभिन्न कार्यों की व्याख्या करें। 7वां है, मुद्रा की परिभाषा दें। 8वां है, मुद्रा की आपूर्ति क्या होती है। 9वां, केंद्रीय बैंक द्वारा साख की मात्रा नियंत्रित करने के लिए अपनाई जाने वाली किन्हीं 3 विधियों को बताएं। 10वां है, केंद्रीय बैंक के मुद्रा जारी करने के कार्यों की व्याख्या कीजिए। 11 है, बैंक दर में वृद्धि के वाणिज्य बैंकों द्वारा किए जाने वाले साख निर्माण पर प्रभाव समझाएं। 12 है, मौद्रिक नीति के उद्देश्यों को बताएं। 13 है, चेक तथा ओवरड्राफ्ट में अंतर बताएं। 14, एक केंद्रीय बैंक और एक व्यापारिक बैंक में के अंतर को बताएं। मुद्रा का वर्गीकरण कैसे किया जाता है और मुद्रा की आदर्श पूर्ति का क्या अर्थ है। छठा चैप्टर में इतना कर लेना है। 7वां चैप्टर में है, सरकारी बजट से आप क्या समझते हैं, इसके मुख्य तत्व क्या है। प्रत्यक्ष कर तथा अप्रत्यक्ष कर के बीच अंतर स्पष्ट करें, प्रत्येक का एक उदाहरण दें। सरकारी बजट में घाटे की वित्त की धारणा का उल्लेख करें। चौथा, विकासात्मक और गैर विकासात्मक व्यय में अंतर स्पष्ट करें। या फिर सार्वजनिक या सरकारी व्यय का वर्गीकरण करें। 5वां है, राजकोषीय घाटे से आपका क्या अभिप्राय है, भारी राजकोषीय घाटे के बजट के क्या प्रभाव होते हैं। 6ठा है, संतुलित बजट, अधिक बजट और घाटे के बजट के बीच अंतर स्पष्ट करें। एक सरकारी बजट में राजस्व घाटे की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। या फिर राजस्व घाटे का क्या अर्थ है, इससे क्या समस्या उत्पन्न होती है। 8वां है, प्रगतिशील कर क्या है।
9वां है संतुलित तथा असंतुलित बजट में अंतर बताएं। क्या संतुलित बजट सरकार की उपलब्धि है? 10वां है सरकारी बजट क्या है? इसके किन्हीं 4 उद्देश्यों का वर्णन करें। और अब लास्ट चैप्टर से 8वां चैप्टर इसमें करना है आपको, विदेशी विनिमय के अर्थ को स्पष्ट रूप से समझाएं। विदेशी विनिमय के मांग तथा पूर्ति के 4 स्रोतों का उल्लेख करें। अथवा मतलब नहीं है कि इसको घुमा के पूछेगा विदेशी विनिमय दर से आप क्या समझते हैं, इसका निर्धारण कैसे होता है, या फिर पूछेगा आपको विदेशी मुद्रा बाजार में संतुलन की प्रक्रिया समझाएं। तीसरा है लोचशील विनिमय दर प्रणाली के गुण तथा दोषों की व्याख्या करें। भुगतान शेष क्या है, यह किस प्रकार व्यापार शेष से भिन्न है, या फिर पूछेगा व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन में अंतर स्पष्ट करें। 5वां है भुगतान शेष खाते की चालू खाते और पूंजी खाते में अंतर बताएं। भुगतान संतुलन क्या है? प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक करने के किन्हीं 4 तरीकों का वर्णन करें। 7वां है भुगतान संतुलन के प्रतिकूल होने के कारणों को बताएं। 8वां है भुगतान संतुलन सदा संतुलित रहता है, व्याख्या करें। और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन इधर उधर से है, जैसे कर की परिभाषा दे, समष्टि आर्थिक अध्ययनों के 2 उदाहरण दे, राजकोषीय नीति की परिभाषा दे, अर्थव्यवस्था में साख का निर्माण कौन करता है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की परिभाषा करें, पूर्ण रोजगार क्या है, स्वचालित निवेश की परिभाषा दीजिए, आय के चक्रीय प्रवाह में क्षरण और भरण की अवधारणाओं की व्याख्या कीजिए, आय एवं रोजगार को निर्धारित करने वाले विभिन्न विधियों की विवेचना कीजिए, अंतिम ऋणदाता के रूप में केंद्रीय बैंक क्या करता है, प्रतिगामी कर क्या है, निजी विनियोग को प्रोत्साहित करने के विभिन्न उपायों का वर्णन करें, औसत बचत प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति में क्या अंतर है, कर क्या है, इसके 2 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, समान कीमत स्तर का अध्ययन किसमें किया जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र की परस्पर निर्भरता के 2 उदाहरण दीजिए, व्यापार चक्र को परिभाषित करें, घाटे का बजट क्या है, इसके गुण तथा दोषों का उल्लेख करें, पूर्ण रोजगार प्राप्त करने की मुख्य विधियों का वर्णन करें, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, कथन की व्याख्या करें, प्रत्यक्ष कर क्या है, यदि एमपीसी हाफ है तो गुणक का मूल्य ज्ञात कीजिए, एक अर्थव्यवस्था विनियोग 1000 करोड़ रुपये से बढ़कर 1200 करोड़ रुपये हो जाती है, जिससे कुल आय में 800 करोड़ रुपये की वृद्धि होती है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की गणना करें। 24 है मुद्रास्फीति की अवधारणा को स्पष्ट करें। और लास्ट क्वेश्चन है यदि डेल्टा आई 400 करोड़ रुपये और डेल्टा वाई 1600 करोड़ रुपये है तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान निकालिए। तो बच्चों ये थे आपके ग्रुप बी के इकोनॉमिक्स के महत्वपूर्ण चैप्टर वाइज क्वेश्चन। इससे बाहर आने के बहुत कम चांस है। इतना क्वेश्चन यदि आप लोगों ने कर लिया तो 100% आपका आना श्योर है। 90+ तो आपका नंबर आएगा ही आएगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर दिक्कत हो, आपको समझने में परेशानी हो, उत्तर नहीं मिल रहा है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर कमेंट कीजिएगा, क्वेश्चन को लिखिएगा और बोलिएगा सर इसके पर वीडियो बना दीजिए, तो मैं आपको वीडियो बनाकर समझा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल पर पहली बार है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। बाय बाय।